गठबंधन में बहुत आवश्यक होता है ये देखना, ये समझना कि सहयोगी पार्टियों को किस तरीके से समझा जाए, उनकी जरूरतों को समझा जाए, अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि गठबंधन सरकार को चलाने का तरीका ही अलग होता है। अब विपक्ष की तरफ से एक एक गठबंधन पार्टनर पर लगातार कटाक्ष किए गए। जब प्रधानमंत्री ने अपने सभी नेताओं को मिलने के लिए, जीते हुए सांसदों को मिलने के लिए बुलाया गया, तब जयंत चौधरी पर यह कटाक्ष हुआ कि उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई। लेकिन आखिरकार जब विभागों का बंटवारा मंत्रिमंडल के भीतर हुआ तो बीजेपी ने अपने साथियों को ऐसे मंत्रिमंडल दिए जिससे कम से कम प्रत्यक्ष रूप से वो संतुष्ट दिखे। दिल्ली में हाथ मिले और आंध्र प्रदेश में दिल। ये 7 सेकंड की गर्म जोशी भरी भेंट अगले 5 साल के साथ का संकेत दे। नायडू सम्मान में झुके, पीएम ने गले से लगा लिया। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल बंटवारे में ठग लिया, पर एनडीए सहयोगियों ने संतुष्ट भाव की दिखाई। हमारे जो आज के वजीर आजम हैं मोदी साहब, ये कहाँ तक अपने स्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे एक कोलिशन के लिए, ये अब आगे वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब कैसे ये परिपाटी चलती है और कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत है इस बार कि लोकसभा की तस्वीर बदल गई साहब। अमीरी गरीबी के बीच की खाई को मिटाना है, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच के साथ ये सरकार काम करेगी। न सिर्फ सरकार बनी है बल्कि ये सरकार मजबूती से 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। पहली बार नहीं है, एनडीए की सरकारें पहले भी बनी है, बहुत लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री जी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं होती हैं उसको भी समझते हैं, इसलिए अलायंस पार्टनर्स की विशेष भूमिका उन्होंने बनाई है। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। गठबंधन में सबकी सहमति से मंत्रिमंडल तैयार करना बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मोदी स्टाइल की राजनीति ने इसे पहले 3 चरणों में बांटकर तैयार किया। पहला, टॉप 4 पर भरोसा किया। दूसरा, काम का इनाम दिया। और तीसरा, सहयोगियों का सम्मान किया। सहयोगियों को सम्मान सबसे कठिन चुनौती था। यहाँ पर भी मोदी स्टाइल में 3 चरणों में काम किया गया। सहयोगी दलों से उनकी मांग पर चर्चा, बीजेपी का अपना निर्णय और मंत्री पदों पर सहमति। गठबंधन में सभी दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में सम्मानजनक जगह देने के लिए शामिल किया गया। इसके लिए जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी के एक ही सांसद होने के बावजूद कैबिनेट पद दिया गया और 2014 और 2019 के बाद पहली बार 75 साल के उम्र बैरियर को भी तोड़ दिया गया। तीसरी बार सरकार बनी है, बहुत कठिन काम करना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ निश्चय है, हम लोग पहला और दूसरा टर्म से ज्यादा काम करेंगे, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रहेंगे हम लोग। बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत फैसलों से जुड़े मंत्रालय अपने पास रखने के लिए सहयोगी दलों को सहमत किया और फिर हर साथी को बड़े पद भी दिए। जेडीएस को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया, टीडीपी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया, जेडीयू को पंचायती राज, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय, एलजेपी को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, शिवसेना को आयुष मंत्रालय और आरएलडी को कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय दिया। अपना दल को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री का पद दिया गया। हालांकि शिवसेना और एनसीपी में कुछ नाराजगी की खबरें भी हैं, लेकिन दोनों फिलहाल गठबंधन के साथ ही हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई और निर्णय भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह मोदी 3.0 की संरचना का उल्लेख सहयोगियों के बीच किया, उसने एनडीए के साथियों के बीच रिश्ते मजबूत किए। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
तीसरी बार मोदी सरकार अपने एजेंडे पर चल पड़ी है। जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, उस समय भी उनकी काबिलियत को लेकर कई सवाल उठे थे। 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब भी उनकी आर्थिक नीति से लेकर विदेश नीति तक पर सवाल उठे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक एक कर अपने सभी आलोचकों को गलत साबित किया। के ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता कि जो फॉरेन ट्रिप्स हैं आपके, एक तो बहुत ज्यादा है और दूसरा ये फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और कॉन्क्रीट स्टेप्स ज्यादा नहीं होते इसमें। पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था, जहां जाते थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था, जहां से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए क्या आए। अब मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूं तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहां लोगों से मिलता हूं, कुछ काम करता हूं, कुछ निर्णय करता हूं, और मैं मानता हूं देश के लिए मुझे करना चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की पहली शपथ के साथ ही ये संकेत दे दिए थे कि उनकी सरकार के एजेंडे में विदेश नीति सबसे अहम रहने वाली है। पहली शपथ ग्रहण में सार्क देशों के प्रतिनिधि आए, 2019 में बिम्स्टेक देशों के प्रतिनिधि, और इस बार तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के कई नेता आए, जो इस बात का संकेत है कि विदेश नीति मोदी 3.0 में आगे भी अहम रहने वाली है। G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। मोदी की विदेश नीति में भारत का हित सबसे ऊपर रहा और चरण दर चरण भारत का रुतबा दुनिया में बुलंद होता चला। इस नीति के तहत मोदी सरकार ने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार जैसे देशों के साथ व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के जरिए संबंधों को मजबूत किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दौरान दक्षिण पूर्व देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को वरीयता दी। पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाली परियोजनाओं पर काम किया। अमेरिका के साथ भारत के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ओबामा से लेकर बाइडेन तक पीएम मोदी के रिश्ते सबसे बेहतर रहे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक सहयोग के संबंध हैं। क्वाड के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी भी है दोनों देशों के बीच। इसी तरह रूस के साथ बहुपक्षीय सहयोग लगातार जारी है। रूस और अमेरिका के बीच टकराव रहता है, लेकिन भारत के साथ दोनों महाशक्तियों के रिश्ते शानदार हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के कई कारोबारी और आपसी साझेदारी के रिश्ते हैं। प्रवासी भारतीयों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया। हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को हमने प्राथमिकता दी। उसका परिणाम है कि सामान्य मानवी के मन में ये विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबूत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो कैरेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है। चाहे यूक्रेन का संकट हो, चाहे अफगानिस्तान का संकट हो, हर हमारे लोगों को बचाना हो, हमने किसी भी में हमने कोई कमी नहीं रखी है। ये भारत की विदेश नीति का असर ही है कि दुनिया के किसी भी देश में संकट हो, भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए हर देश की सरकार प्राथमिकता के साथ मदद करती है। भारत पर दुनिया के देशों का विश्वास बढ़ा है। इसी तरह 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर हुआ करती थी, लेकिन अब वो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी का लक्ष्य उसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचना है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार के मुखिया के तौर पर अपने मिशन को आगे बढ़ा चुके हैं। नई सरकार के सामने नए लक्ष्य हैं और नई उम्मीदें भी।